गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। तो आज की इसमें हम करते हैं जीके सीरीज नंबर 28। देखना जीके सीरीज नंबर 28। इसमें भी हर रोज की तरह ऑनलाइन क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सॉरी, आज थोड़ा बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरा गला खराब हो गया। खैर, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखना, भूमि मापने के लिए शिवाजी ने किस मापक का प्रयोग किया था? तो कौन सा मापक था? जैसे काठी। काठी कहते थे, एक लकड़ी का डंडा हुआ करता था, काठी, है ना, ये काठी। और अगर ये रस्सी हुआ करती थी, रस्सी, इसको जरीब बोलते थे। अगर ये लकड़ी का डंडा इसको तो काठी, और अगर ये रस्सी होगी तो जरीब कहेंगे, जरीब, है ना। इससे भूमि नापते थे। तो 20 काठी लंबाई और 20 काठी चौड़ाई को 1 बीघा बोलते थे। 20 काठी लंबाई और चौड़ाई कितनी? 20 काठी। यानी कि अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया 20 × 20 = 400, तो 4000 वर्ग मीटर या ये वर्ग काठी, इसको हम क्या कहेंगे? 1 बीघा। ये क्या हो जाएगा? 1 बीघा। और 120 बीघा को 1 चावर बोलते थे। 120 बीघा बराबर 1 चावर, एक चावल होता था। और जो टैक्स लगाते थे, एक चौथ लगता था, एक सरदेशमुखी चौथ कितना था? 1/4, एक चौथाई का मतलब 25%। और सरदेशमुखी कितना था? 1/10 भाग, ये 10% हुआ करता था, या 1/10 भाग। ये शिवाजी का एक पुश्तैनी कर था। और जो चौथ था, एक तो चौथ और दूसरा कौन सा? सरदेशमुखी। सरदेशमुखी सुरक्षा कर हुआ करते थे। तो सरदेशमुखी किन पर लगता था? ये शिवाजी का एक पुश्तैनी कर था, सरदेशमुखी। ये तो पुश्तैनी या अनुवांशिक कहेंगे इसको। और जो दूसरा था, शिवाजी ने शुरू किया था, ये 25% लगता था और ये 10% लगता था। तो टोटल 35% टैक्स देना पड़ता था अपनी वार्षिक आय का। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वित्तीय आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? वित्तीय आपातकाल से 360। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया नहीं गया। देखा, 3 आपातकाल होते हैं। एक हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 352, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356, इसमें राज्य में आपातकाल। और अनुच्छेद 360 को वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी का जो हमने प्रावधान है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, इसमें तो राष्ट्रीय। और 356 में होता है राज्य में आपातकाल, जिसको हम राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन भी कहते हैं, गवर्नर रूल या प्रेसिडेंशियल रूल। तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में 3 ही बार लगा है। कब? एक तो 1962 में लगा, 1962 से 1967 तक, एक 1971 से 1977 तक, और तीसरा लगा है 1975 से 1977 तक। देखना, जो 1977 तक है, ये 2 इमरजेंसी पैरेलल चली हैं भारत में। तो 3 बार क्या लगा इसमें? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल में हमारे सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। किसको? 20 और 21 को छोड़कर। ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपातकाल का प्रोविजन इमरजेंसी का हमने कहाँ से लिया है? ये लिया हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। 5 परमेश्वर या कहिए पंच परमेश्वर के कहानीकार कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। देखना, साहित्य में काफी नाम है मुंशी प्रेमचंद का, और ये बनारस के मूल निवासी थे। इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे, कुछ कहानी लिखी है, कुछ नाटक भी लिखे हैं। देखना, और कहाँ के मूल निवासी थे? सॉरी, बनारस के। तो इसमें देखते हैं, प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1980 को वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश में लमही गांव में, गांव का नाम क्या था? लमही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव, ये प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था। और प्रचलित नाम मुंशी प्रेमचंद। जो इनके दादा हुआ करते थे, फादर, वो मुंशी के पद पर कार्य करते थे। नाम में मुंशी इसलिए लगाने लगे थे। तो मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव, ये मूल नाम था। मूल नाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, उन्होंने सेवा सदन, प्रेम शरम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास, और कफन पोष की रात, पंच परमेश्वर, देखना है जो क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर, है ना, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैल की कथा, ये भी क्वेश्चन आया है, 2 बैल की जोड़ी, 2 बैल की कथा आदि 300 से भी अधिक कहानियां लिखी हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद जी का बहुत योगदान है। मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। ध्यान दीजिएगा, नोट बनाते रहिए आप साथ साथ, तभी इसका लाभ मिलेगा आपको। ये कलेक्शन हमने बहुत ही एक रियल कलेक्शन है, जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, ये सब उनका तमाम हमने कलेक्ट किया है, और ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है।
तो अगर आप चाहें तो इसको नोट करिए, रिवीजन करते रहिए, याद कीजिए जैसे भी आप करना चाहें। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी कि पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। याद रखिएगा, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है। छोटी आंत लगभग 9 मीटर की होती है और बड़ी जो हमारी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये 2 मीटर की होती है और ये 9 मीटर की होती है ना। बड़ी आंत साइज में मोटी होती है, छोटी आंत साइज में छोटी होती है, यानी कि मोटाई छोटी आंत की छोटी होती है, कम होती है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन सबसे अधिक कहाँ होता है? छोटी आंत में। और पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है, जीभ से शुरू होता है। हमारे मुख से एंजाइम्स निकलते हैं, टोलिन और माल्टेज। मुख से पाचन शुरू। देखना, जैसे हम भोजन को चबाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा ग्रास नलिका होती है, ये क्या है? अग्नाशय। और ये जो अंदर छोटा भाग दिखाया गया, छोटी आंत, और जो इसके चारों तरफ ये बड़ी आंत होती है। तो कहाँ से प्रारंभ होता है? पाचन का प्रारंभ मुख से होता है। और पचता भोजन कहाँ है ज्यादा? छोटी आंत में। और बड़ी आंत में क्या होता है? इसमें तरल पदार्थों का पाचन होता है, जो लिक्विड फॉर्म में हम खाते हैं, जैसे चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उनका पाचन बड़ी आंत में, और भोजन का पाचन छोटी आंत में। अग्नाशय से क्या होता है? फिर भोजन पर कुछ एंजाइम्स का प्रतिक्रिया करते हैं भोजन में, जो हैवी फूड्स होते हैं उनके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संस्कृति में स्वर्णकाल कौन सा युग कहलाया है ना? गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल कहते हैं। सिक्कों का भी स्वर्णकाल कहेंगे, कॉइन्स जो उसमें सिक्के डाले गए थे। और इसी में विज्ञान प्रौद्योगिकी काल भी गुप्त काल को कहा गया। गुप्त ने जो कैलेंडर चलाया था, 319 ईस्वी में कैलेंडर चलाया था। इसके एक प्रतापी शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 रत्न। देखना, नवरत्न एक तो अकबर के दरबार में थे, एक गुप्तों के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। एक समुद्रगुप्त भी इसी के एक प्रतापी शासक हुए हैं। समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया इतिहासकारों ने कि इसके घोड़े तीनों समुद्र का पानी पीते थे। भारत में 3 समुद्र हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। इसका यह मतलब हुआ कि वो दक्षिणी भारत तक सभी में एक्सपेंशन था समुद्रगुप्त का। ओके, नंबर 6, किस राज्य की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहलाती है? उत्तराखंड की। पहले आप अर्थव्यवस्था समझिए, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इकोनॉमी। इकोनॉमी समझिए, आय के साधन को इकोनॉमी कहते हैं, आमदनी का साधन इकोनॉमी, है ना। मसलन हमारे परिवार में मान लीजिए हम खेती करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो हम जो खेती करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और अगर नौकरी या कोई बिजनेस करते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मीनिंग, इकोनॉमी का एक लाइन में, एक शब्द में मीनिंग क्या होगा? आय का साधन। आपके परिवार का आय का साधन क्या है? वो आपकी अर्थव्यवस्था है। जो कोई पूछे ना आप क्या करते हैं, यानी कि वो आपकी अर्थव्यवस्था जानना चाह रहे हैं, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या होता है? जैसे गांव से आमदनी अधिक होती है, नगरों से आमदनी अधिक होती है, उद्योगों से आमदनी अधिक होती है, तो इसको बोलते हैं, अगर गांव से इकोनॉमी हमारी आमदनी ज्यादा है, उसको हम मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहेंगे। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था। देखना, एक्सप्लेनेशन देखिएगा, राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले बिहार की भी थी, लेकिन बिहार में नहीं, वहां समाप्त कर दी गई मनी ऑर्डर इकोनॉमी। तो मनी ऑर्डर इकोनॉमी से तात्पर्य क्या हुआ कि किसी देश पर अगर गांव से ज्यादा आमदनी होती है, ग्रामीण जनसंख्या के कारोबार से सरकार को ज्यादा आमदनी होती है, वो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहलाती है। ओके, नंबर 7, एक साथ बंगला, हिंदी, अंग्रेजी और फारसी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र बंगदूत। बंगदूत का प्रकाशन किसने किया था और इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने इसका प्रकाशन किया था बंगाल से। और ये पहले एक पत्रिका थी जो वीकली हुआ करती थी, संडे के दिन प्रकाशित होती थी। देखना, बंगदूत 1829 में प्रकाशित साप्ताहिक रविवार ये पत्रिका थी जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। इस पत्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया। बंगाल हेरोल्ड के साथ, है ना, किया था। बंगाल हेरोल्ड एक समाचार पत्र भी निकलता था। इसके संपादक कौन थे? नीलरत्न। नीलरत्न हालदार इसके संस्थापक थे। तो संस्थापक अलग थे, प्रकाशक अलग थे, है ना। तो किसके नाम से जाना जाएगा? राजा राम मोहन राय के नाम से। ओके, किस भाषा में था? बंगला, हिंदी, अंग्रेजी और फारसी भाषा में। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है, यानी कि पत्रकारिता का जन्मदाता, फादर ऑफ जर्नलिज्म। ओके, पत्रकारिता के मामले में सबसे पहले रोकबीन के अखबार पढ़ी लगी थी, एक फारसी में अखबार लिखा था, मीरातुल अखबार। और पत्रकारिता के मामले में जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किस देश को हुई थी? ये जर्मन को हुई थी, है ना।
जर्मन को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। नंबर 9, वह स्थिति जब ऋण का ब्याज चुकाने के लिए ऋण लिया जाता है ना। मान लीजिए हमने किसी से उधार पैसा लिया है, उसका हमें उधार देना है, तो हम ब्याज पर दूसरा ऋण लेते हैं। जब हम ऋण पर ऋण लेते हैं उसको ऋण जाल बोलते हैं, है ना। वह स्थिति जब ऋण का ब्याज चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ता है, उसे ऋण जाल। क्वेश्चन नंबर 10, एटलस किस ग्रह का उपग्रह? शनि का। शनि को सैटर्न। क्वेश्चन आता है कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं? तो ये शनि के, और शनि का उपग्रह कौन सा है? सैटेलाइट एटलस। नंबर 11, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिपिबद्ध किया था? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने लिपिबद्ध, और गाया था किसने? कौन थे इसके रचयिता थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी द्वारा संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा, कौन कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा और बांग्ला भाषा में मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन 1882 में हुआ था। इस उपन्यास में वह गीत, है ना, भवानंद सन्यासी द्वारा गाया गया था। सबसे पहले किसने? भवानंद सन्यासी। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी, और इस गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, 65 सेकंड, यानी कि 1 मिनट और 5 सेकंड का समय। 65 सेकंड को हम क्या लिखेंगे? 60 मिनट का हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट और कितने? 5 सेकंड्स, है ना। इसमें गाने में टोटल ये टाइम लगता है 1 मिनट और 5 सेकंड का समय। और किसने लिखा था? रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लिपिबद्ध किसने किया था? स्क्रिप्टेड विष्णु दिगंबर ने। और धुन किसने तैयार की थी? भवानंद, ये यदुनाथ भट्टाचार्य ने इसकी धुन बनाई थी। ओके। और ये सन्यासी विद्रोह पर आंदोलन में एक मठ एक हुआ करता था बंगाल में, बंगाल मठ के नाम से, आनंद मठ। आनंद मठ में सन्यासियों पर अंग्रेजों ने गोली चला दी थी। आनंद मठ की घटना है ये। इसको ये जीवांत रूप दिया है, यानी कि इसके बारे में लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके। नंबर 12, प्याज व दलहन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? गंधक और सल्फर के कारण। किस कारण? गंधक और सल्फर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराधिकार के किस युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता था? सामोगढ़ के युद्ध को। ना सामोगढ़ जो औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे उनमें एक युद्ध हुआ था, सॉरी औरंगजेब के जो भाई थे। सामोगढ़ का युद्ध, है ना, 19 मई सन 1858 को मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब तथा मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दारा शिकोह को हाथी पर बैठा हुआ न देखकर उसकी शेष सेना में भगदड़ मच गई थी, जिसके कारण युद्ध हुआ था ये, और हार हुई थी। इसमें विजय कौन हुआ था? फाइनली औरंगजेब राजा बना था। औरंगजेब का नाम आलमगीर भी है। नंबर 14, तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तटरक्षक, देखना मुझे बोलने में आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, आवाज मेरी कम निकल रही है आज। नंबर 15, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 25 फरवरी को मतदाता दिवस, है ना, वोटर्स डे। क्वेश्चन नंबर 16, कच्छ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा भारमल ने। कौन सा विद्रोह? कच्छ विद्रोह कहाँ पर है? गुजरात में। तो इसमें दिया एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कच्छ का विद्रोह 1819 में अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू किया गया। कच्छ काठियावाड़ के राजा भारमल को अंग्रेजों ने अपनी शर्तों पर उसके अल्पायु पुत्र को सिंहासन पर बिठाया था। इसको अपदस्थ कर दिया था, भारमल को हटा दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर स्थित है? व्हाइट टाइगर मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन नंदन कानन में बनाया गया था। उड़ीसा में एक अभ्यारण्य पड़ता है नंदन कानन। सफारी बोलते हैं जिसमें टाइगर प्रजाति या शेर प्रजाति के जो ये सभी जानवर रहते हैं, यानी कि शेर की मादा है ना, सफारी बोलते हैं उसको, सफारी। ओके। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 18, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये तिल्ली को करता है। तिल्ली को क्या कहेंगे? स्प्लीन। इसके बाद में फिर लीवर पर भी इसका असर पड़ता है, इस पर अफेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 19, लौंग के तेल से कौन सा पदार्थ प्राप्त करते हैं? यूजेनोल। यूजेनोल किससे प्राप्त करेंगे? लौंग के तेल से, है ना। क्वेश्चन है लौंग हम किससे प्राप्त करते हैं? एक पौधा होता है जिसका नाम होगा जायफल।
जायफल का जो कली होती है, कली से हम लौंग प्राप्त करते हैं ना, लौंग को कली से। ये कहाँ पर होती है ज्यादा? केरल में। और विश्व में सबसे ज्यादा जंजीबार लौंगों का द्वीप बोलते हैं जंजीबार को। ओके। नंबर 20, भूमापन में जरीब का प्रयोग किस शासक ने प्रारंभ किया? एक तो शिवाजी ने भी किया था और शेरशाह सूरी ने भी किया था, है ना। शेरशाह सूरी जो रस्सीनुमा होता था इसको जरीब बोलते थे। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 तक रहा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, किस दिल्ली सुल्तान का प्रारंभिक नाम जोना खां था? तो जोना खां किसको कहेंगे? मुगल बादशाह जो सुल्तान हुए हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम इनको एक उपाधि प्राप्त थी, जोना खां की उपाधि प्राप्त थी। उनको पागल बादशाह रक्त पिपासु बादशाह भी कहा गया है ना। और एक इसने 5 कार्य किया था जिसमें एक दिल्ली का परिवर्तन भी था, राजधानी परिवर्तन। तो जो दिल्ली से राजधानी परिवर्तन किया गया था दौलताबाद के लिए, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, ठोस अधातुओं में सबसे भारी तत्व कौन सा है? एस्टेलिन। एस्टेलिन सबसे भारी तत्व होते हैं। और कौन सी ऐसी धातु है जो जलती नहीं? वो एस्बेस्टस होती है। ओके, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, गर्म तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित करने से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। अगर गर्म लोहे पर हम भाप को प्रवाहित करते हैं, यानी कि पानी का छिड़काव करते हैं, समझो कि जैसे गर्म तवा है, तवा रोटी बनाने वाला तवा, इस पर अगर हम छिड़काव करते हैं तो हाइड्रोजन गैस, वो कभी कभी गर्म होता है, उसको बुझाने के लिए हम उसको पानी का छिड़काव कर देते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा हार्मोन्स आरएनए के संश्लेषण को प्रेरित करता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करते हैं? देखना, इंसुलिन ये हार्मोन्स होते हैं एक तरीके से, ये एक प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं, उपापचय की क्रिया, उनको संश्लेषित करता है। नंबर 25, सरहुल किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? झारखंड का, ये इसका दिया गया झारखंड ना, झारखंड का ये लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 26, नियंत्रक एवं माल्य का परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? इसको कैग बोलते हैं, सीएजी कैग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 148 पढ़ेंगे, अनुच्छेद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 148। इसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत का नियंत्रक और माल्य का परीक्षक है ना, यानी कि भारत सरकार ने कहाँ पर खर्च किया है, कहाँ से आमदनी हुआ है, तमाम लेखा जोखा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन है अपना प्रतिवेदन, रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिवेदन। अपना प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति महोदय को। नंबर 27, यूपीएससी के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय के पास। तो संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल नंबर 312 से 315 तक हम इसके बारे में पढ़ेंगे भारतीय अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 312 से 315। संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। और इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। नंबर 28, एशिया का प्रथम व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का नोबेल मिला? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन कहाँ के थे? भारत के, और ये बंगाल के निवासी थे। तो इन्होंने कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का एक कंसेप्ट खोजा था। नंबर 29, ये आदिवारा की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने। मिहिर भोज एक प्राचीन काल में वंश पढ़ेंगे तो उसमें मिहिर भोज, इन्होंने आदिवारा की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 30, निचिकेता और यम संवाद किस ग्रंथ में मिलता है? कठोपनिषद में। कठोपनिषद है ना, वेदों के ये एक उपनिषद होते हैं, जैसे वेद होते हैं, फिर संहिताएं होते हैं, फिर ब्राह्मण होते हैं, फिर उपनिषद होते हैं, फिर अरण्यक होते हैं, उसके बाद जैसे होते हैं बाद में फिर उपवेद। तो कठोपनिषद ना, निचिकेता और यम की कहानी किसमें? कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 31, टिस्को टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में की गई थी, है ना। ये स्टील कंपनी होती है, तो इसकी निगरानी करती है जितनी भी इस्पात या स्टील कंपनी होगी। नंबर 32, सर्वाधिक वनांचल केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक वन है। और वैसे कौन सा राज्य है? एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। नंबर 33, सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु कौन सी है? चांदी। प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस है ना, इसमें बिजली खपत सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर करते हैं, इसमें हुआ हमारा 34 क्वेश्चन। कपूर का ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन, यानी कि ठोस अवस्था का सीधे गैस अवस्था में बदलना।
ठोस को सीधे हम किसमें, गैस अवस्था में जब चेंज करते हैं ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, शाहजहां ने महाकविराज की उपाधि किसे दी थी, पंडित जगन्नाथ को, है ना, महाकविराज, है ना। वैसे शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, इन्होंने ताजमहल बनाया था, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, ये सेलिनियम का प्रयोग करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल, है ना। कभी कभी जैसे सोलर चिप होता है ना अपने में, तो ये उससे प्रकाश से चार्ज होने वाली सेल बनती है, सेल का मतलब बैटरी बनती है, तो सेलिनियम से बनाते हैं। जैसे खासतौर से जो बनेगी सिलिकॉन या जर्मेनियम की होती है, ये अर्धचालक पदार्थ होते हैं, सेमी कंडक्टर। इन्हें गर्म करने पर इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठंडा करने पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 37, मिरांडा किस ग्रह का उपग्रह है, मिरांडा यूरेनस का, है ना, यूरेनस या कहिए वरुण, वरुण जो ग्रह है इसका एक उपग्रह होगा मिरांडा। क्वेश्चन नंबर 38, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसे जाना जाता है, क्या नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशियम डाई, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका प्रयोग क्या होता है, जैसे पेट के रोग होते हैं, है ना, पेट की बीमारी के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसका घोल पिलाया जाता है, व्हाइट कलर का होता है। देखना एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं क्योंकि जल में घुलकर यह दूध जैसा दिखाई देता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है ना। पेट की अम्लता जब एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी, है ना, पेट में कभी कभी बंद लग जाता है, इसलिए वो डॉक्टर लोग इसको पिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास, और गांधी जी के कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास जी ने सन 1923 में एक पार्टी बनाई थी अपनी, स्वराज दल, इलाहाबाद में स्वराज दल, चित्तरंजन दास ने और मदन मोहन, इसने क्या नाम है, मोतीलाल नेहरू जी ने बनाई थी। नंबर 40, किस मूल कण की खोज सबसे पहले हुई थी, प्रोटॉन ना। जैसे प्रोटॉन की खोज हुई 18 ये हुई थी 1896 में। इलेक्ट्रॉन की खोज प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 1896 में जे थॉमसन ने प्रोटॉन की खोज, क्योंकि नाम दिया गया था, इससे पहले 1896 में खोजा गया था, 1920 में नाम दिया गया था गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। देखना जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक नाभिक के बाह्य कक्षा में, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस होगा इसके बाह्य कक्षा में, अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 41 में आप देखिएगा, भारत के किस चित्रकार को विवादित धार्मिक चित्र बनाने के बाद कतर में शरण लेनी पड़ी थी, तो कतर में मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन वैसे तो भारत मूल के थे लेकिन ये कतर में रहने लगे थे, कतर में ही इनकी मृत्यु हुई थी, जहाँ की राजधानी क्या है, दोहा, कतर। मकबूल फिदा हुसैन एक फिल्म के डायरेक्टर भी रहे, गजगामिनी के, गजगामिनी। नंबर 42 में प्रतिवर्ष 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस मनाते हैं, कि 6 अगस्त सन 1945 को हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया गया था। फिर 9 अगस्त को गिराया था, 9 अगस्त को कहां पर, नागासाकी, नागासाकी पर बम गिराया था। ओके, अमेरिका ने 2 बम गिराए थे, एक का नाम था फैटमैन और एक का लिटिल बॉय। नंबर 43, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, 20 दांत। देखना जो हमारा डेंटल कोड होता है 21-23 होता है, 21-23, यानी कि सामने वाले कर्णतक दांत, फिर छेदक होते हैं, फिर उसमें प्रीमोलर और फिर मोलर, मोलर का मतलब जिसको हम दाढ़ बोलते हैं। तो इनका जो भी योग होता है, योग को आप 4 से भाग कर दीजिए तो उससे आ जाएगा कुल हमारे जिबड़े में कितने दांत होते हैं। इनका योग कितना था, 2 और 1 3, और 2 5 और 3 8, 8 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो बराबर 32, हमारे जिबड़े में 32 दांत हैं। किसी भी प्राणी के अगर हमें दांतों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके डेंटल कोड, दंत विन्यास को टोटल करके गुना कर देते हैं उससे, तो ये टोटल दंत विन्यास आ जाता है। आगे आगे बढ़ते हैं, चीनी और जल का विलयन किस प्रकार का विलयन है, समांग, है ना, समांग, या इसको कहेंगे ये होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। ये माजुली द्वीप कहाँ पर है, माजुली ब्रह्मपुत्र। देखना जैसे नदी है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कैलाश पर्वत से, तिब्बत से निकलती है।
इसमें पहले जैसे डेल्टा बनता है, लेकिन डेल्टा गंगा नदी बनाती है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बन जाएगा, यानी कि नदी के बीच में कहीं पर कुछ जो इसका मलबा होगा, पानी के द्वारा लाया गया मलबा, ये इकट्ठा होने लगता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में ये सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा, यहाँ पर जनसंख्या, यहाँ पर लोग रहते हैं इस पर, तो नदी द्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा बना हुआ है, डेल्टा ये गंगा नदी पर है। तो डेल्टा ये तो गंगा नदी पर डेल्टा, जैसे मैथमेटिक्स में डेल्टा बनाते हैं इस तरीके से होता है। और असम में क्या, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये द्वीप बना है, नदी द्वीप, है ना। तो ये इस तरीके से होता है। ओके, तो ये इसके 44 क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं, आप इनको देखिए, इनको सुनिए ध्यान से और नोट कीजिए। रिवीजन आपको बार बार करना पड़ेगा, ये मैं बात हर दिन आपको बताता हूँ। आपका सिलेक्शन आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ना कि आपके ज्ञान पर, है ना। तो प्रैक्टिस जो जितनी ज़्यादा बार करेंगे, चूंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, हम एक चीज़ याद करते हैं, अगली भूल जाते हैं फिर, है ना, ऐसे होता है। एक याद करना और याद रखना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। याद करना बहुत आसान है, याद रखना उसको मुश्किल है थोड़ा सा, है ना। याद रखने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा, अगर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर कोई भी आपके डाउट है। ओके, थैंक यू।